नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी और समृद्ध हैं। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी के बारे में। एक जर्मन शब्द है ज़ाइटनवाइंड। हम लोग ज़ाइटनवाइंड है क्या, इसको भी समझेंगे। ज़ाइटनवाइंड एक बदलाव है। जर्मनी की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में बदलाव आ चुका है, उनकी डिफेंस पॉलिसी में बदलाव अनाउंस हो चुका है। कुछ हद तक मैं कहूँगा उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी बदलाव आने वाला है। तो आज हम लोग समझेंगे ये ज़ाइटनवाइंड है क्या, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे हैज़ जर्मनी चेंज्ड और इज जर्मनी चेंजिंग। ऑफ कोर्स ये चेंज क्यों आ रहा है, रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से। लेकिन हम लोग अंत में ये भी बात करेंगे कि इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया जर्मनी रिलेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे जर्मनी चाइना रिलेशन के बारे में, जिसका एक परिणाम इंडिया के ऊपर भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आपको ये पता चलेगा। तो दिस वुड बी द एजेंडा फॉर डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़ाइटनवाइंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, स्टेट पीएससी की, या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा www.studyiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट आर कोर्सेस। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सकती है। जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदे स्टडी आईक्यू पे, डू यूज द कोड राहुल33। रिमेंबर, कैप्स लॉक, एवरीथिंग इन कैपिटल, नो स्पेस, राहुल33। इससे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। राइट, चलिए शुरू करते हैं चर्चा। अब ये डिस्कशन क्यों हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जर्मनी की जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी और कुछ हद तक फॉरेन पॉलिसी में भी एक बहुत ही बड़ा अपहीवल आया है। हम जानते हैं कि पिछले 15 सालों से 16 सालों से एंगेला मर्केल की सरकार थी, लेकिन दिसंबर 2021 में चांसलर बदल चुके हैं। अभी है चांसलर ओलाफ शोल्स, और ओलाफ शोल्स ने राइक्सटैग में, यानी कि जर्मन पार्लियामेंट में, उन्होंने एक स्पीच दिया जहां पे उन्होंने जर्मन ज़ाइटनवाइंड की बात की। सबसे पहले ज़ाइटनवाइंड एग्जैक्टली है क्या। देखिए, अगर हम लोग जर्मन लैंग्वेज की इस टर्म को समझे ज़ाइटनवाइंड, अगर हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखें, ज़ाइटनवाइंड मीन्स अ टर्निंग पॉइंट, अ वाटरशेड मोमेंट, यानी कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव, एक मार्केट शिफ्ट इन जर्मन पॉलिसी। तो चलिए समझते हैं ये एग्जैक्टली क्यों आया, क्यों हुआ। राइट, ऑफ कोर्स इट इज कनेक्टेड टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस फॉर श्योर, लेकिन उसको समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन जर्मनी फ्रॉम एंगेला मर्केल टू ओलाफ शोल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले 16 सालों से जर्मनी की चांसलर थी एंगेला मर्केल। आई एम क्वाइट श्योर जो भी मिलेनियल्स है उन्होंने बिल्कुल इस नाम को सुना होगा। जर्मनी में कौन चांसलर है? एंगेला मर्केल। 4 टर्म्स रह चुके हैं ये, और जर्मनी में वो कोएलिशन लीड कर चुके हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का, क्रिश्चियन सोशल यूनियन ऑफ बावेरिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का, जो ग्रैंड कोएलिशन कहा जाता है। यानी कि एसपीडी जो है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये ऑलरेडी कोएलिशन में थे। इनफैक्ट ओलाफ शोल्स जो है, ही वाज ऑलरेडी अ मिनिस्टर अंडर द एंगेला मर्केल कैबिनेट। लेकिन नवंबर 2021 में इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के बाद एक नया कोएलिशन बना और ओलाफ शोल्स बने चांसलर। अब ये डील क्लिंच हुई 3 पार्टीज के बीच, सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स, राइट, ग्रीन्स मतलब जो क्लाइमेट चेंज की तरफ एक बहुत ही सख्त रवैया रखते हैं, ग्रीन्स पार्टी, और लिबरल्स, एफडीपी, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। राइट, अब ग्रीन्स में हम लोग एनाबेना बेरबॉक के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इन तीनों ने मिलकर एक युति बनाई, कोएलिशन बनाई, और यहाँ पे चांसलर बने ओलाफ शोल्स। पहले 100 ही दिनों में ओलाफ शोल्स के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो कोविड-19 की वजह से, देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस तो हर जगह आ चुका है, जर्मनी इज नो एक्सेप्शन। इसके अलावा एक कोएलिशन रन करना है, ये भी उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कैसे जर्मनी को एक इकोनॉमिक स्लम से हम बाहर ले आए, ये प्रॉब्लम थी। जर्मनी को कैसे एनर्जी सिक्योर बनाए, और इसी बीच यूक्रेन का क्राइसिस भी आया। अब इस यूक्रेन के क्राइसिस के चलते ओलाफ शोल्स ने काफ़ी कोशिश की कि पहले डिप्लोमेटिकली एक सोल्यूशन निकले। इनफैक्ट 24 फरवरी 2022 को जब मिलिट्री एक्शन शुरू हुई, उससे पहले ही जर्मनी से रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे। दे विजिटेड मॉस्को टू हैव अ डिस्कशन विद पुतिन, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इवेंचुअली हम लोगों ने मिलिट्री एक्शन देखी। 1 महीना हो चुका है अभी यूक्रेन क्राइसिस को, भारी लड़ाई चल रही है दोनों पार्टीज में। उसके बाद नेटो की रिसेंट मीटिंग में भी ये पता चला, नेटो इज गोइंग टू सपोर्ट, ऑल्दो डायरेक्टली फुट सोल्जर्स नहीं भेजेंगे, लेकिन सपोर्ट जरूर कर रहे हैं यूक्रेन को। अब इसी बीच जर्मनी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, अगर हम लोग बात करें जर्मनी की, पिछले 15-16 सालों से एंगेला मर्केल ही लीड कर रही थी, और एंगेला मर्केल की पॉलिटिकल स्टाइल हमें पता है, गवर्नेंस स्टाइल पता है।
उनकी एम्फेसिस थी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर। यूरोपियन यूनियन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। इंटरनेशनल एरिना पे भी जर्मनी का काफ़ी ज़्यादा योगदान था। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जब भी होता है तो जर्मनी की तरफ से काफ़ी कंट्रीब्यूशन आती है। नेटो को भी स्ट्रॉन्ग करने की उन्होंने कोशिश की। इनफैक्ट मैं कहूँगा 2007 में अगर हम लोग बात करें यूरोपियन यूनियन का जो अस्तित्व है वो किसकी वजह से, ट्रीटी ऑफ लिस्बन बर्लिन डिक्लेरेशन की वजह से 2007 के बाद यूरोपियन यूनियन और भी स्ट्रॉन्ग बरकरार हुआ। 2008 के क्राइसिस में भी एंगेला मर्केल ने काफ़ी अच्छी लीडरशिप दिखाई। 2013 के क्राइसिस में भी यानी कि स्लो डाउन में, रिसेशन में उन्होंने काफ़ी अच्छी लीडरशिप दिखाई। यानी कि यूरोपियन लेवल पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छी लीडरशिप दिखाई, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी अच्छी लीडरशिप दिखाई। और अगर हम लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, बहुत सारे क्रिटिक्स दे डू क्रिटिसाइज हर। एक पेजोरेटिव टर्म यूज़ करते हैं मर्केंटलिज्म, राइट, मर्केंटलिज्म से कनेक्टेड। सो एंगेला मर्केल की पॉलिसी हमेशा से ये रही है दैट हर फॉरेन पॉलिसी हैज़ हैड अ जियो इकोनॉमिक आउटलुक। यानी कि जो भी अथॉरिटेरियन कंट्रीज है जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, उनके साथ कंटिन्यूस एंगेजमेंट तो रही है। यानी कि बायलैटरल लेवल पे काफ़ी अच्छी ट्रेड रिलेशंस, काफ़ी अच्छी एनर्जी रिलेशंस थी रशिया के साथ। अगर हम लोग बात करें नॉर्ड स्ट्रीम 2 की, नॉर्ड स्ट्रीम 2 कंप्लीट ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो चुका है, हम जानते हैं। और इसमें प्रोग्रेस कब आई, ड्यूरिंग मर्कल्स 3rd एंड 4th टर्म। अगर हम लोग चाइना के साथ बात करें, पिछले 10 सालों में जर्मनी और चाइना के ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुके हैं। ये सब क्यों? बिकॉज ऑफ एंगेला मर्कल्स पॉलिसीज। क्योंकि एक जियो इकोनॉमिक आउटलुक ज़रूर था उनका जब भी वो डील करेंगी विद अथॉरिटेरियन रेजिम्स, और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट तो रहेगी। मल्टीलैटरल फोरम्स पे कंटिन्यूसली इनकी क्रिटिसिज्म चलती रहेगी। क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन में है तो लिबरल पॉलिसीज फॉलो करेंगे। शी क्रिटिसाइज रशिया चाइना एट द मल्टीलैटरल फोरम्स, लेकिन बायलैटरली चलते रहे रिलेशंस। लेकिन अभी एक बदलाव आने वाला है। क्या बदलाव? इसी को अनाउंस किया ओलाफ शोल्ज ने, ज़ेटनवाइंड। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें जर्मनी की डिफेंस पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से। डिफेंस में एक भारी अपहीवल है जो ओलाफ शोल्ज ने लाया। इनफैक्ट पहले 100 दिनों में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जब भी जर्मनी या फिर डिटरेंस की हम लोग बात करें, जर्मन अग्रेशन की बात करें, हमें पता है जर्मन हिस्ट्री हैज़ बीन क्वाइट चेकर्ड। दे हैव बीन ऑन द रॉन्ग साइड्स इन 2 वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। 1945 के बाद इन जनरल हम लोग अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी की जो पॉलिसी रही है इट हैज़ बीन अ पॉलिसी ऑफ पैसिफिज्म। यानी कि ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि बातचीत से, कोऑपरेशन से किसी भी मसले को सुलझाए, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ चुका है। ये एग्जैक्टली ज़ेटनवाइंड आया क्यों? देखिए यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से तो है ही है, लेकिन ओलाफ शोल्ज ने बहुत सारी चीज़ें बताई। एक स्पेशल सेशन हुआ उनकी बंडसटैग का, जहाँ पे उन्होंने एक टेक्टोनिक शिफ्ट किया। जो पिछले 15-16 सालों में हम लोगों ने एंगेला मर्केल की पॉलिसीज देखी है, उससे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसीज अनाउंस की। अभी ओलाफ शोल्ज ने बताया कि जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के चलते जो सबके दिमाग में एक सवाल था, नॉर्ड स्ट्रीम 2 का क्या होगा? क्या जर्मनी और रशिया के रिलेशंस अभी भी आगे चलेंगे? क्या जर्मनी एनर्जी के लिए, गैस के लिए निर्भर रहेगा रशिया के ऊपर? ओलाफ शोल्ज ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बताया नॉर्ड स्ट्रीम 2 इज नॉट गोइंग ऑनलाइन, दिस वाज अनाउंस्ड इन द बंडसटैग। इसके अलावा उनकी डिफेंस पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली जर्मन पॉलिसी इज ऑफ पैसिफिज्म, यानी कि अग्रेशन नहीं दिखाते। क्योंकि आई टोल्ड यू 2 वेरी बैड एक्सपीरियंसेस, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, राइट। अब उनकी डिफेंस पॉलिसी में एक बदलाव आया, जहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि वो कीव की मदद करेंगे, यानी कि यूक्रेन की मदद करेंगे उन्हें डिफेंड करने में। अब इसका मतलब क्या हुआ? रशिया के खिलाफ एक स्टेप ले रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया, $110 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन यूरोस का एक डिफेंस इन्वेस्टिंग प्लान बताया। अब अगर आप इस चीज़ की बात करें, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ द GDP ऑफ जर्मनी, यानी कि बहुत ही बड़ा चेंज है। अगर हम लोग पिछले 10-15 सालों की जर्मनी की डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में बात करेंगे, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5% हवर करता है, इसी रेंज में होता है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अभी डिफेंस स्पेंडिंग, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने वाला है जर्मनी। इसका मतलब क्या है? आगे चल के और भी तनावनी बढ़ सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ शायद हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी ने अनाउंस किया कि दे वुड बी सेंडिंग एंटी टैंक वेपन्स एंड अदर वेपन्स टू यूक्रेन। वो लोग, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया, जर्मनी फॉलोज पैसिफिज्म। जब भी कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में जर्मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये एक शिफ्ट है, एक टेक्टोनिक शिफ्ट, दैट इज ज़ेटनवाइंड, यानी कि एक वाटरशेड मोमेंट या फिर टर्निंग मोमेंट इन
जर्मनीज पॉलिसीज। इसके अलावा एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी भी अनाउंस हुई। ओलाफ शोल्ज ने बताया कि बाई 2030 80% ऑफ जर्मनीज इलेक्ट्रिसिटी वुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल्स, यानी कि कोल और गैस ऑयल के ऊपर निर्भरता कम करेंगे। ये क्लियर कट इंडिकेशन थी टुवर्ड्स रशिया दैट वी आर नो मोर गोइंग टू रिलाई ऑन रशिया। काफ़ी अच्छी चीज़ है, पूरा विश्व ही क्लीन एनर्जी की तरफ मूव हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन ये क्लियर कट इंडिकेशन है दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन रशिया इन फ्यूचर। इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आया था जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि 12 यूरोस मिनिमम वेज होगा इन जर्मनी। अ बिग अनाउंसमेंट। लेकिन सबकी नज़र थी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। फॉरेन पॉलिसी में अभी ज़्यादा डिटेल्स आई नहीं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इट अपीयर्ड दैट द न्यू कोएलिशन गवर्नमेंट लेड बाय ओलाफ शोल्ज would continue the Germany's attempt to forge a path between rivalry and cooperation। यानी कि जो हम लोगों ने पहले बात की, मर्कल की पॉलिसी थी, कुछ उसी तरह की पॉलिसी फॉलो करेंगे, ये अंदेशा आया। जर्मनी की हमेशा से ही पॉलिसी रही है, स्पेशली टू डील विद द ऑटोक्रेटिक कंट्रीज, दैट हैज बीन वैंडल डच हैंडल। वैंडल डच हैंडल का मतलब है चेंज थ्रू ट्रेड, यानी कि हम लोग एक्सटेंसिव ट्रेड करेंगे सभी के साथ। वी विल नॉट सी द पॉलिटिकल सिस्टम, तो शायद ये कहीं ना कहीं अनचेंज्ड रहेगा। अब इसके ऊपर तो और क्लैरिटी आएगी आगे चल के, लेकिन इस पूरे डिस्कशन से कुछ सवाल ज़रूर उठ जाते हैं। ये जो ज़ाइटनवाइंड है, इसका क्या परिणाम हो सकता है ओवर द एंटायर वर्ल्ड? क्यों? क्योंकि हम लोग जर्मनी की बात कर रहे हैं। जर्मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट अगर मुझे 2 कंट्रीज़ को पिन पॉइंट करना पड़ेगा फ्रॉम EU, वन वुड बी जर्मनी, अनदर वुड बी फ्रांस। अगर इन देशों में कुछ भी बदलाव हो रहा है, मोर और लेस मैं कह सकता हूँ एंटायर यूरोप इज नथिंग बट फ्रांस एंड जर्मनी टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो इन दोनों देशों में अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो हमें उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अब इससे क्या परिणाम हो सकता है? सबसे पहला सवाल उठेगा, इज द जर्मन ज़ाइटनवाइंड डायरेक्टेड ओनली टुवर्ड्स रशिया? ऑफ कोर्स इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स रशिया, क्योंकि देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 इट हैज़ बीन शेल्ड, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस है, यानी कि ऑयल एंड गैस से निर्भरता उनकी कम होगी। तो रशिया की तरफ तो डायरेक्टेड है ही है, एब्सोल्युटली। लेकिन इज इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स समवन एल्स और इज इट इन जनरल डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर एंड मोर डिटरेंस? क्योंकि अगर ज़्यादा डिटरेंस या फिर ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसी भी, जहाँ पे उनकी डिफेंस पॉलिसी हम लोगों ने देखा $110 बिलियन की फंडिंग जा रही है टुवर्ड्स एनहांसिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज़। And we know Germany's history in World War I and World War II. अगर it is not just directed to Russia, अगर दूसरी countries की तरफ भी हुआ, then perhaps we might say that history is repeating itself or Germany is repeating itself. क्योंकि अगर aggression हुई, then who would be responsible? Are we heading towards World War III? ये भी सवाल एक उठ जाता है। But nonetheless, अगर हम लोग जर्मन डोमेस्टिक ओपिनियन की बात करें, ओपिनियन पोल्स ने बताया जर्मनी में दैट दे डू सपोर्ट द ज़ाइटनवाइंड। मोर देन 60% पीपल इन जर्मनी सपोर्ट दिस पर्टिकुलर ज़ाइटनवाइंड। लेट अस अज्यूम दैट इट इज़ फॉर द बेस्ट, इट इज़ फॉर डिफेंस कैपेबिलिटीज। बट एक दूसरा भी सवाल उठ जाता है कि आज रशिया के ऊपर उनकी जो निर्भरता थी, उससे एक बहुत बड़ा लेसन मिला हुआ है उन्हें फ्रॉम द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। हैव दे लर्नड इट? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। हैज़ जर्मनी रियली चेंज्ड? इफ दे हैव चेंज्ड, देन वी माइट हैव अ हार्डर लुक टुवर्ड्स चाइना ऑल्सो। आगे आने वाले समय में शायद जर्मनी एक सख्त रवैया अपनाए विद चाइना ऑल्सो, क्योंकि अभी तक उनकी जो पॉलिसी है, मैंने आपको बताया था वैंडल डच हैंडल, यानी कि चेंज थ्रू ट्रेड। चाइना के ऊपर उनकी काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है। अगर हम लोग बात करें जर्मनी और चाइना के ट्रेड के बारे में, पिछले 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड हो चुका है। यू कैन सी जर्मन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना दे हैव इंक्रीज्ड अबंडेंटली, यानी कि दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो अगर चाइना के ऊपर यही निर्भरता रहेगी, तो आगे चल के अगर चाइना गोज द रशिया वे, इफ दे डू समथिंग सिमिलर ऑन ताइवान, इफ दे डू समथिंग सिमिलर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, will it be a lesson for Germany? Of course, you have to start early, क्योंकि अगर आपने रशिया के साथ एक सख्त रवैया अपनाया है, perhaps with respect to Chinese also we might see certain change. But अभी फिलहाल तो फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आए, but we'll keep an eye on this. Why? क्योंकि अगर ये चीज़ हुई, जर्मनी if it has a hard look towards the Chinese, it is advantage for India. क्यों? अगर जर्मनी एक स्टेप बैक लेगा चाइना से, तो जो चाइना से इंपोर्ट जा रहे थे वहाँ उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड जर्मनी वुड लुक फॉर डेमोक्रेटिक एलाइज फॉर श्योर। एंड इन जनरल जर्मनी और इंडिया के रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, बीइंग डेमोक्रेसीज, देन इंडिया कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट एज ऑफ नाउ
Zeitenwende has already happened. That means the German policy has already changed. It is a watershed moment in Germany. देखते हैं कि इससे क्या होगा, क्या जर्मनी इन्वॉल्वमेंट करके यूक्रेन क्राइसिस को खत्म कर सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. बट नॉनदलेस वील हैव अ कीन आई ऑन जर्मनी एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द जर्मन पॉलिसी. दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, देन इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, यू कैन ऑलवेज फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @rahulsai222. मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड rahul33 whenever you check out from StudyIQ platform. You'll get a discount of 33%. Thank you for watching this. Jai Hind.